क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज हम बहुत बेहतरीन क्लास पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2, वंशागत की विविधता का सिद्धांत। हम इस टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेंडल्स लॉ वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज्यादा ही अच्छा है, ध्यान से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ सारा बात आपको पता होगा कि मेंडल्स लॉ के अनुसार फैक्टर क्या है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, और प्रथम पीढ़ी संकरण से आखिर इमास्कुलेशन और इसके अलावा आपका जो पॉइंट था आपका सिलेक्शन और पॉलिनेशन, और फिर लास्ट पॉइंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ ली होंगी कि कुछ इस तरह से मेंडल साहब ने नियम कानून वगैरह बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मेंडल साहब के अनुसार और भी एक्सपेरिमेंट कैसे फॉलो हुए। तो हम मेंडल्स नियम को ही पढ़ेंगे और मेंडल साहब का क्या एक्सपेरिमेंट था, लॉ क्या था, और उससे जुड़े हुए हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे कि उससे संबंधित एक्सपेरिमेंट क्या हुए, कैसे हुए, कौन कौन सी चीजें थी उसके ऊपर में, उसी को आज हम पढ़ेंगे। अगले पॉइंट पे सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 2-3 बातों पर निर्भर था। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाने चाहिए। ये विपर्यायी लक्षण दिखते थे लोगों को, मेंडल साहब को दिखते थे, जिसके आधार पर उन्होंने क्रॉस किया। जीन को तो एज्यूम किया गया, जीन को तो बताया गया कि ये ऐसा होता होगा, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे थे यही मुख्य बात थी। तो मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वो 7 विपर्यायी लक्षण थे। उम्मीद है अभी तक पढ़ा होगा। सीड के ऊपर में 2 कैरेक्टर, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड के पॉड के ऊपर में 2 बातें, सीड पॉड कलर, सीड पॉड शेप। फ्लावर के 2 कलर, फ्लावर का कलर एंड फ्लावर का पोजीशन, एंड प्लांट का स्टेम का हाइट, बस लंबा और बौना। ये 7 विपर्यायी लक्षण थे जिसके आधार पर मेंडल साहब ने सारे एक्सपेरिमेंट को लागू किया, बताया, पढ़ाया, सारे कुछ किया। इसके आगे जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, अब एक्सपेरिमेंट प्रूफ कैसे हुआ। देखो भाई, एकदम सिंपल सी बात है कि मेंडल साहब ने 7 विपर्यायी लक्षणों को लिया, मतलब 14 प्रकार की प्रजातियां ली होगी। एक पौधा जिसके पास में हरा बीज रहा होगा, एक पौधा जिसके पास में पीला कह रहा हूं, बैगनी पुष्प रहा होगा, एक पौधा जिसकी हाइट छोटी रही होगी। ऐसा कर करके टोटल जब 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, 7 जोड़े थे, टोटल कितनी प्रजाति हो गई? 14 प्रजाति। उनके पुष्पों को आपस में पॉलिनेशन करवाने के बाद नई प्रजाति जो पैदा हुई, उनमें देखा गया हरे मटर के पौधे को और येलो मटर के पौधे को जब उसके क्रॉस करवाने के लिए हमने क्या किया होगा? क्या दोनों मटर को मिला दिया? बिल्कुल नहीं। दोनों के पुष्प के परागकण को और उसके अंडाशय को आपस में मिलाया गया, उसमें पॉलिनेशन, परागण करवा दिया गया। इस आधार पर यह क्रॉसिंग हुआ, इज अ नॉर्मल क्रॉसिंग, जिसके आधार पर यह प्रक्रियाएं चली। तो ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बहुत ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्रॉस करने के बाद ही ये रिजल्ट जो दिखाई दिया वो उसका एक्सपेरिमेंट था। मेंडल साहब ने बहुत बेसिक सी बात की थी, आप भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास धैर्य और आपके पास उतनी चीजें होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक। मेंडल साहब ने 2 एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल साहब ने 2 एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने एक बात ध्यान दिया जिसे कहते हैं, हम कहते हैं वन जीन कॉन्ट्रैक्शन। वन जीन कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम उसे कहते हैं एक जीनी वंशागत की, एक जीन वंशागत की। मतलब एक बार मेंडल साहब ने क्या किया, केवल एक लक्षण को ध्यान पे रखा, केवल एक लक्षण को। ठीक है, तो ये याद रखना, व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब क्रॉस का मतलब होता है संकरण। क्रॉस का मतलब क्या होता है? संकरण। जब एक लक्षण पर आधारित हो, जब एक लक्षण पर आधारित होगा, तो जब भी कोई अगर एक लक्षण पर आधारित होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं तो प्लांट की हाइट, एग्जाम्पल हो गया प्लांट की हाइट, और प्लांट की हाइट जो है एक ही कैरेक्टर हुआ। अब इसके 2 प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, या तो वो टॉल रहेगा तो लंबा रहेगा, और या तो वो डॉर्फ रहेगा यानी बौना रहेगा। तो ये बौना है और या तो लंबा है, 2 तरीके हो सकते हैं। तो हमने केवल एक ही कैरेक्टर को लिया, प्लांट की हाइट, और प्लांट की हाइट या तो लंबी हो सकती है या तो बौनी हो सकती है। लंबा है, बौना है, ये दोनों एक ही कैरेक्टर हुए। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, एक जीन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसके ऊपर 2-3 नियम भाई साहब ने दे दिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आया जिसे अपन कहते हैं 2 जीन वंशागत की, 2 जीन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसे होता है द्विजीन
वंशागतिकी, दो जीन वंशागतिकी हम इसे कहते हैं। और जब हम इसे दो जीन वंशागतिकी कहते हैं तो यहां पर याद रखना कि क्रॉस संकरण जब दो लक्षण पर आधारित हो, जब दो लक्षण पर आधारित जीन हो, तो आधार को याद रखना कि आधारित होगा क्रॉस, होगा क्रॉस। तो क्रॉस जब दो जीन पर आधारित हो, दो लक्षण पर आधारित हो, तो द्विजीन वंशागतिकी है। और एक क्षण पर आधारित हो तो हम उसे कहेंगे वन जीन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब द्विजीन वंशागतिकी का एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कि मेंडल साहब ने दो बातें ध्यान रखी। पहला बात तो ध्यान रखा ये कि प्लांट की हाइट, और मान लेते हैं बीज का रंग, ये दो बातें हो गई। या मान लेते हैं पुष्प का रंग। तो यहां पर दो बातें हो गई। एक तो पहला हो गया प्लांट का हाइट, एक तो मान लेते हैं प्लांट का हाइट, और ये तो दो टाइप का रहेगा ही रहेगा, एक टॉल एंड डॉर्फ। इसके दो प्रकार तो बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे, दो अलील्स बनेंगे। और इसके अलावा मान लेते हैं पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। और पुष्प का रंग भी दो प्रकार के हो सकता है, या तो होगा बैगनी, या तो क्या होगा बैगनी, और या तो होगा सफेद। तो सफेद और बैगनी दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने यहां पर दो कैरेक्टर को ध्यान लगा लिया, एक तो प्लांट की हाइट और पुष्प का रंग। अब इनको देखते हैं कि ये लोग आपस में कैसे वंशागतिकी करेंगे। तो मेंडल साहब का आधार जो है वो दो एक्सपेरिमेंट पे था। एक बार इन्होंने एक जीन का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब केवल एक लक्षण को ध्यान पे रखा और उसके क्रॉस और उसके रिजल्ट पे ध्यान दिया। और दूसरी बार में उन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया और दो जीन वंशागतिकी, दो लक्षणों पे ध्यान लगाया। अब देखते हैं दोनों का क्या रिजल्ट आया, क्या क्या पॉइंट हुए। एक जीन वंशागतिकी को इन्होंने सबसे पहले एक नियम नाम दिया, जिसका नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जीन वंशागतिकी, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब क्रॉस, मतलब संकरण, और क्रॉस का मतलब हो गया वंशागतिकी। तो यहां पर केवल एक जीन वंशागतिकी होगा। अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे, जब संकरण केवल एक विपर्यायी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में होगा। एक विपर्यायी के बीच में हो रहा है, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में हो रहा है, केवल एक लक्षण के बीच में हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर वर्ड आएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो लक्षणों के बीच में, दो विपर्यायी लक्षणों के बीच में क्रॉस हो रहा है। मेंडल के विपर्यायी लक्षण तो आपको पता ही होगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अगर तीन विपर्यायी लक्षणों के बीच में क्रॉस हो रहा है तो ट्राइहाइब्रिड, अगर चार विपर्यायी लक्षणों के बीच में हो रहा है तो टेट्राहाइब्रिड है, पांच के बीच में हो रहा है तो पेंटाहाइब्रिड है। अब यहां पर एग्जाम्पल आपके साथ एग्जाम्पल आपके सामने है, सॉरी। जैसे ये टॉल है, हाइट मान लिया, और डॉर्फ मान लिया, ये एक लक्षण, ये पहला लक्षण आप इसमें क्रॉस कर दीजिए टॉल एंड डॉर्फ के बीच में। या तो आप दूसरा लक्षण क्रॉस कर लीजिए, येलो और ग्रीन, सीड का कलर है ये, सीड का कलर है ये, तो ये पहला लक्षण हो गया सीड का कलर, इसका क्रॉस आपस में कर दें। या तो आप क्रॉस कर दीजिए इसका प्लांट की हाइट का, प्लांट की हाइट का। इन दोनों में से आप किसी के को भी क्रॉस कर सकते हैं, और क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले हमने देखा कि जब हम एक जीन की वंशागतिकी करेंगे, जब भी हम एक जीन की वंशागतिकी करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें जीन वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा बस इतना। हमने क्या किया, एक पौधा लिया, समझना मेरी बात को, फिर मैं इसे जीन के आधार पर बताऊंगा। एक पौधा लिया जो लंबा था, और एक पौधा लिया जो बौना था। मान लेते हैं इसका हमने परागण आपस में इसमें हमने करा दिया परागण। ठीक है, परागण ही इनके बीच में क्रॉस कराने का तरीका है। इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद पीढ़ियां पैदा हुई, 10, 12, 20, 25 जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनका अनुपात यह पैदा हुआ कि सारे के सारे लंबे पौधे हुए। F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे यहां पर, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में जितने भी बच्चे दिखाई दिए, जितने भी पौधे बने, सब के सब लंबे पौधा हुए। मान लेते हैं 4 बने होंगे, 20 बने होंगे, 100 बने होंगे, जितने भी, ऐसा फिक्स तो रहता नहीं पौधों में, जितने भी बने होंगे, लेकिन सब के सब लंबे पौधा मिले। हमने क्या किया, उसका सेम जनरेशन में, अगर आपस में जो बने हुए स्वयं सेम के जो जनरेशन होगा ना, मान लो 20 बने होंगे, तो उनके दो लोगों को पकड़े और आपस में इनमें भी हमने करा दिया परागण। यह परागण कहलाता है सेल्फ परागण, स्व परागण, इसे हम कहते हैं सेल्फ क्रॉस। सेल्फिंग भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से मेरी बात को समझना कि व्हाट इज सेल्फिंग। सेल्फिंग का एकदम सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि जब प्रथम पीढ़ी में
जब भी हम प्रथम पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रथम पीढ़ी में जब जितने भी पौधे मिले वो हमको सब क्या दिखाई दिए, लंबे। अभी हम जो दिख रहा है बस हम उसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिकल अंदर क्या होगा वो बात का विषय है, हम उसे बाद में देखेंगे। तो हमने पहला जनक लिया, जनक में एक लंबा था और एक बौना था। लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ में परागण करा दिया गया तो कुछ बच्चे पैदा होंगे, पता है ना, 6-7 मतलब 5-4 महीने लगेंगे, लेकिन परागण होने के बाद कुछ बच्चे पैदा होंगे। जो पैदा होंगे, जो बीज बनेगा उससे जो पौधे बनेंगे तो सभी सभी लंबे पौधा हुए, पैदा हुए। लंबे के लंबे के बीच में आपस में क्रॉस कर दिया तो अब यहां पर बन गई द्वितीय पीढ़ी। जो यहां पर द्वितीय पीढ़ी बन रहा है जिसे फीलियल 2 कहते हैं, द्वितीय पीढ़ी में हमने देखा कि मान लो कि 4 ही बने या 100 भी बने होंगे, जितने भी, तो अनुपात देखा गया उस समय कि मान लो 4 बने तो 4 में से 3 हमें लंबे दिखाई दिए और 1 दिखाई दिया बौना। हमें 3 दिखाई दिए लंबे, दिखाई दिया बौना, ये इनका एक जीन वंशागत की था। अब इसे हम साइंटिफिक तरीके से प्रूव करेंगे, अब हम इसे जेनेटिक तरीके से प्रूव करेंगे कि ये क्या। ये तो वो बात हो गई कि मेंडल साहब ने क्या देखा, फिर मेंडल साहब ने अपना क्या दिमाग लगाया, ये अब हमारा पढ़ना बाकी है। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेंडल साहब ने क्या देखा, क्रॉस कैसे किया, लंबे बौने का क्रॉस कर दिया तो देखा कि प्रथम पीढ़ी में सबके सब जो है लंबे पौधे मिले, उनका आपस में क्रॉस कर दिया, सेल्फिंग हो गई। क्रॉस करने के बाद देखा कि तीसरी सेकेंड जनरेशन में 3 लंबे और 1 बौने दिखाई दिए। मेंडल साहब ने क्या दिमाग लगाया, मेंडल साहब ने एकदम सिंपल सा दिमाग लगाया और इसके आधार पर इन्होंने क्रॉस करने का फैसला किया। अब क्रॉस कुछ ऐसा था, इन्होंने मान लिया कि हर कुछ जीन होता है, क्या होता है, जीन, और एज्यूम किया कि जीन जो अगर मान लेते हैं मैं टॉल कह रहा हूं तो टॉल को मैं कैपिटल टी से प्रदर्शित करूंगा। अगर मैं बौना कह रहा हूं, मतलब अगर मैं डॉर्फ कह रहा हूं तो उसे स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित करूंगा। कैपिटल टी स्मॉल टी से बनने वाले ये लोग होंगे हमारे जनक। ये लोग करते रहे होंगे, मान लेते हैं। यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन तीसरे चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि ये अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और गुणसूत्रों की संख्या यहां पर स्मॉल टी आधी हो गई। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हुई, ये बन गए बेटा यहां पर युग्मक। युग्मक का मतलब गैमेट्स बन गए। ये युग्मक जो कैपिटल टी स्मॉल टी भी ना आपस में क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने का तरीका एकदम सिंपल है, ये वाला जीन इन दोनों से क्रॉस करेगा, फिर ये दूसरा जीन ये भी दोनों से क्रॉस करेगा। आप जैसा बनाना चाहें बना लें, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ये दोनों से और ये भी दोनों से। मैं कैसे कर रहा हूं, ये पहले नंबर का जीन इस पहले नंबर वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पहले नंबर का जीन ये दूसरे नंबर वाले जीन से कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी ये बन गया दूसरे नंबर का जीन पहले वाले से, दूसरे वाले का पहले वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने पहले ही बताया था कि जो कैपिटल है जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा वो रिसेसिव है। ये पार्ट हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये टॉपिक हम पहले समझ चुके हैं। इस टॉपिक को कि क्या कार्यक्रम होता है, विपर्यायी का मतलब क्या होता है, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मान लेते हैं कोई जीन है तो जीन में विपर्यायी लक्षणों में बनता है, तो इसमें से क्या होता है, इसमें हम कहते हैं एलील्स। एलील्स में मान लेते हैं कैपिटल आर और एक क्या हो गया स्मॉल आर। कैपिटल आर हमेशा होगा डोमिनेंट क्योंकि हमने इसे कैपिटल लेटर में लिखा है, और स्मॉल आर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, रिसेसिव। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो अपने आप को प्रभावित कर सकता है वो है प्रभावी डोमिनेंट, और जो नहीं कर सकता वो है अप्रभावी मतलब रिसेसिव। तो हमें प्रभावी और अप्रभावी के बीच में डिफरेंस पता रहना चाहिए। क्रॉस कर दिया, ये बन गई हमारी प्रथम पीढ़ी, ये बन गई हमारी प्रथम पीढ़ी। हमने प्रथम पीढ़ी में देखा कि सबके पास में कैपिटल टी था, इस वजह से या सबके सभी लंबे दिखाई दिए, तो हमने मान लिया इस आधार पर ये बना है ना, इस आधार पर ये नहीं बना है। हमने देखा कि सबके सब लंबे दिखाई देते हैं तो हमने मान लिया कि सब लंबे हैं, तो कैपिटल टी प्रभावी है, चूंकि स्मॉल टी अप्रभावी है, इसलिए ये भी टॉल यानी लंबा, 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 मतलब सबके सब टॉल दिखाई दिए। ठीक है, सबके सब क्या दिखाई दिए, टॉल। तो यहां पर एक बात समझ में आती कि सबके सब दिखाई कैसे दिए, टॉल। यहां पर एक डेफिनेशन निकल कर आती है जिस शब्द को हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का हिंदी रूप कहा जाता है, इसे कहते हैं दृश्य प्रारूप। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, ध्यान समझना। दृश्य प्रारूप का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में
4 ही प्राप्त हुए, 4 एक अनुपात है। चारों के चार कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या इनमें कोई प्रकार है, क्या कोई अंतर है? जितने प्रकार के लिखे उसे अनुपात में लिख देते हैं कि मान लो टॉल अगर 3 दिखाई दिए तो 3 हो गया, बौना 1 दिखाई दिया तो 1 हो गया, तो 3 अनुपात 1 हो गया। लेकिन यहां पर चारों के चारों लंबे दिखाई दे रहे हैं तो हमें दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस का टाइप, टाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, कितने लोग क्या दिखाई दे रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज जीनोटाइप, तो किसी भी पीढ़ी में जितने प्रकार के फिजिकल अपीयरेंस, जितने प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जितने प्रकार के ये लंबे बौने जैसा भी दिखाई दे रहे हैं, वो दृश्य प्रारूप है। तो यहां पर प्रथम पीढ़ी का दृश्य प्रारूप 4:0 होगा बेटा। चारों के चार जो है टॉल और डॉर्फ यानी बौना केवल एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, 4:0 हो गया। ये हो गया जीनोटाइप, फिनोटाइप। अब सेकेंड वर्ड आता है जिसे अपन कहते हैं जीनोटाइप। इन दोनों का डेफिनेशन याद रखना, मैंने कहा था आपको बताऊंगा। तो जब मैं दृश्य प्रारूप कह रहा हूं मतलब वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो हो गया उसका जीनोटाइप। अब इस पे अगर हम डिटेल पे जाएं, दूसरा वर्ड आता है सॉरी फिनोटाइप, और दूसरा वर्ड आता है जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीन, जीन के कितने प्रकार हैं। अब यहां पर आप चारों को देखिए, चारों में से कितने प्रकार के जीन दिखाई दे रहे हैं, सबके सब एक ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। टाइप तो तब बनता है जब एक कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है। बट यहां पर क्या है, सब के सब कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब कैपिटल टी वाला कितना है बेटा और दूसरा वाला 0 है। तो यहां पर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों का अनुपात 4:0 आपको मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जीन की वंशागति में जब हमने प्रथम पीढ़ी की तो प्रथम पीढ़ी में दृश्य प्रारूप और इसे अपन कहते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। तो हमारा जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप दोनों 4:0 है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रथम पीढ़ी का। अब हम इसे पहुंचाते हैं द्वितीय पीढ़ी में। जब अपन इसे सेकेंड जनरेशन पे जाते हैं तो हमारे पास ये चार लोग ये मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी का। इन्हीं का आपस में क्रॉस करवा दो, आपस में क्रॉस करवा दिए तो हम यहां पर लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और इन्हीं में से किसी एक को उठा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सो यहां पे हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले केस में ये दोनों सेम जनरेशन के, ये भी F1 से बिलोंग करता था और ये भी F1 से बिलोंग करता था। तो ये दोनों F1 से बिलोंग करते थे, दैट्स व्हाई हमने इसे मान लिया सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है हम इसे कहते हैं स्व परागण करवा दिया, आपस में ही क्रॉस करवा दिया। जब ये दोनों F1 से थे ना तो इसलिए हमने सेल्फ क्रॉस कर दिया, इसका सेल्फ परागण, सेल्फ क्रॉस कर दिया, स्व परागण या स्व संकरण। अब इन दोनों का भी हम लोग अगर सेपरेट अलग अलग करें तो ये बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी बन गया कैपिटल टी और क्या बन गया स्मॉल टी। अब फिर पहले वाले जीन को पहले वाले से क्रॉस किए तो कैपिटल टी, इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस किए तो स्मॉल टी, ये पहले नंबर का जीन दूसरे वाले से क्रॉस किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों आपस में क्रॉस हुए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका पनेट स्क्वायर भी बता देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पहले नंबर के जीन को दोनों से क्रॉस कर दिए, दूसरे नंबर के जीन को भी आपने दोनों से क्रॉस कर दिया। दैट्स व्हाई ये लाइन को देखकर कंफ्यूज मत होना, आप बस इतना याद रखना, आगे पीछे कुछ भी करो, पहले नंबर का जीन इन दोनों से क्रॉस करवाओ, फिर इस नंबर का जीन इन दोनों से क्रॉस कराओ, दैट्स ऑल। अब आप ये देखिए कि आपको 3 लंबे मिल रहे थे, कैपिटल टी प्रभावी है, लंबा ही रहेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले केस में क्या रहेगा बताइए, कैपिटल टी अपने आप को प्रभावित करेगा, स्मॉल टी प्रभावित नहीं करेगा। कैपिटल टी प्रभावित करेगा, स्मॉल टी प्रभावित नहीं करेगा, मतलब ये तीनों दिखाई देंगे बेटा टॉल, और ये स्मॉल टी में दोनों अप्रभावी हैं, इसलिए ये रहेगा डॉर्फ। समझ में आई मेरी बात? तो कुछ इस तरह से हमें द्वितीय पीढ़ी में F2 जनरेशन में, सेकेंड पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में हमें जो मिला वो एक अद्भुत था। द्वितीय पीढ़ी जैसे कि हमने यहां पर इस जनरेशन में देखा कि 3 लंबे और 1 पौने दिखाई दिए, वैसे ही मैंने इसे जेनेटिकल तरीके से प्रूव कर दिया कि 3 लंबे और 1 पौने दिखाई दिए। क्या अनुपात आपको दिखाई दिया? आपने देखा सबसे पहले जीनोटाइप, देखो कितने प्रकार के जीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जीन का पहला प्रकार है बेटा कैपिटल टी, जीन का दूसरा प्रकार दिखाई दे रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरा प्रकार ही है, और तीसरा प्रकार दिखाई दे रहा है स्मॉल टी दिखाई दे रहा है। जब हम कैपिटल टी की बात करते हैं, कितना अनुपात है बेटा? एक ही दिखाई दे रहा है।
कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है, और स्मॉल टी कितना है, 1 है। आपके सामने डायग्राम है, इसमें परख के आप देख सकते हैं कि आपका जीन का जो प्रारूप है, कितने प्रकार के जीन हमको मिले। हमको एक मिला कैपिटल टी, 2 मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा हमें मिला स्मॉल टी। तो 1:2:1 हमारा जीनोटाइप। अब अगला वर्ड आता है हमारा फिनोटाइप। कितने प्रकार के फिजिकल अपीयरेंस, आपको दृश्य कितना कैसा दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि कुछ दिखाई दे रहे हैं टॉल और कुछ दिखाई दे रहे हैं डॉर्फ यानी बॉने। इतना इंग्लिश तो आप थोड़ा सा याद कर लिए होंगे। टॉल कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 3, और बॉने कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। तो 3:1 हो गया इसका फिनोटाइप। मुझे उम्मीद है आपको बहुत क्लियर कट तरीके समझ में आएगा कि व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम इस चीज को पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा कैसे कवर होगा। ये है प्रथम पीढ़ी और ये है हमारा द्वितीय पीढ़ी के बीच में ऑप्शंस। फिर से बनाइएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को समझने के लिए एक साइंटिस्ट आए, रोजर सी पनेट नाम था, उन्होंने इसे बॉक्स के तरीके से विकसित किया। बॉक्स के तरीके से विकसित करने का मतलब ये होता है कि इसे पढ़ने का थोड़ा सा आसान तरीका बनाया इसे यहाँ पर रेजिनॉल्ड सी पनेट। ठीक है, रेजिनॉल्ड सी पनेट ने बताया कि जाइगोट का निर्माण M2FT में एक ग्राफ बना दिया। एग्जांपल के लिए मान लीजिए लंबा है तो कैपिटल टी ले लिया। यही डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे ये बना है ना, तो 2 जीन थे मेरे पास, इन्होंने ऐसा बॉक्स बना लिया। 2 जीन थे मेरे पास, एक तरफ मेल को मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर एक तरफ मान लो फीमेल को। मेरे पास कितने जीन है, 2 प्रकार, कैपिटल टी स्मॉल टी ऊपर तरफ डाल दो और नीचे तरफ में भी कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा वाला जीन है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर डाल दो। अब आपस में क्रॉस करोगे तो क्या दिखाई देगा, कैपिटल टी का क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हुआ, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस हुआ। तो इसी तरीके को जैसे मैंने ऐसा लाइन से प्रदर्शित किया है, वैसे ही बॉक्स बना के प्रदर्शित करने की कला को हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्होंने 2 जीन बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्होंने 2 जीन बनाया। ठीक है, और फिर आपस में हमने क्रॉस करा दिया। इसी लाइन को डब्बा बना के तिरछा कर दिए तो बाजू वाले जैसा दिखाई देने लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी है ही नहीं। तो ये है हमारा पनेट स्क्वायर, जहां पर दोनों जीन को एक तरफ ग्राफ के और दूसरे जीन को एक तरफ रख देते हैं और दोनों का क्रॉस करा के ये हमारा रिजल्ट है। कई बच्चों को ऐसा क्रॉस करने में जो परेशानी होती है, आप ऐसा बॉक्स बना सकते हैं। देखिए डायग्राम शुरू से लेकर आखिरी तक। सबसे पहले हमने लंबा लिया, लंबे के पास में जो जीन था वो कैपिटल टी था। युग्मक में हमने बांटा तो 2 तरफ कैपिटल टी और कैपिटल टी, तिरछा बना हुआ है। बौना जो है वो स्मॉल टी है, युग्मक बनाए स्मॉल टी बन गया। पहले वाले डब्बे में कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। दूसरे वाले डब्बे में कैपिटल टी और इधर से आया स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। इधर वाले डब्बे में इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इधर वाले डब्बे में यहाँ पर बना कैपिटल टी और यहाँ से आया स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बने, मतलब 4:0 ही दिखाई दिया। सबके सब लंबे आपस में क्रॉस कर दिए, स्वपरागण हो गया। जो मैं अभी समझाया हूं वही है। स्वपरागण में कैपिटल टी स्मॉल टी का गैमेट बना तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का स्वपरागण किए कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हमने कैपिटल टी का क्रॉस किया, ये दोनों क्रॉस हुए तो कैपिटल टी बना। ये स्मॉल टी का इसके साथ में क्रॉस किए तो इस डब्बे में कैपिटल टी स्मॉल टी बना। यहां पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ ही बॉक्स बना, और सबसे आखिरी में स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ में बॉक्स बना। कुछ इस तरह से आप इसे पनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। अनुपात एकदम समान है। जब जीनोटाइप देखते हैं, जीन कितने प्रकार के दिखाई दिए, कैपिटल टी वाला 1 प्रकार, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 प्रकार, स्मॉल टी वाला 1 प्रकार। फिनोटाइप कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 लंबे और 1 पौने, 3:1। ये हमारा पनेट स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर में कुछ थ्योरी आती है कि जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में कैपिटल टी और स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न करते हैं। डायग्राम में आपने देखा, जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के परागकणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। नो डाउट कि कैपिटल टी एक बार कैपिटल टी से जाएगा और एक बार स्मॉल टी से जाएगा।
परागकण जो है वो अंडों से मिलेगा तो परागकण कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मिलेगा। साथ ही जीनोटाइप टी के परागकण के जीनोटाइप का टी और जीनोटाइप टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। इसका मतलब ये है कि जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो इसका, ये मान लो एग है, ये मान लेते हैं एग, तो ये स्पर्म, ये परागकण होगा ये दोनों, और या ये परागकण है तो ये दोनों एग्स होंगे। तो कैपिटल टी का जब इस जनरेशन में हम देखते हैं तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ और स्मॉल टी के साथ मिलने का दोनों का चांस 50% है। स्मॉल टी का भी कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ मिलने का 50-50% चांसेस हैं। यही बात वहां पे कह रहा है। तो दोनों के चांसेस 50-50% है। और अंत में हम ये देखते हैं कि जीनोटाइप का अनुपात, चाहे आप इसे लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है, बस लिखा है एनसीईआरटी में तो बता दिया कि जो कैपिटल टी है वो 1/4 मतलब 25%, ठीक है। 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब 50% जो चांसेस हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी के हैं, और 1/4 मतलब 25% फिर से क्या हो गया, स्मॉल टी वाले चांसेस ठीकने वाले हैं। तो चाहे आप परसेंटेज में लिखें, चाहे 1:2:1 में लिखें, चाहे 1/4 1/2 और 1/4 में लिखें, जैसा आपको लिखना हो, लेकिन अनुपात यही आएगा 1:2:1 शब्द है, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से ही लिख सकते हैं, और 3:1 जो है उसका फिनोटाइप होगा। तो जीनोटाइप इसका 3:1 और फिनोटाइप इसका 1:2:1 रहेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कहीं पर कोई परेशानी नहीं हो, कहीं पर कोई टॉपिक मतलब 1 मिनट याद रखिएगा। फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1 याद रहेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेंडल साहब ने क्या देखा कि तीसरी पीढ़ी में जो डॉर्फ मिला था, दूसरी पीढ़ी में जो डॉर्फ मिला था उसका तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी से क्रॉस कर दिया, तीसरी पीढ़ी आपस में ही क्रॉस कर दिया। इसका ये डॉर्फ मिला था हम लोगों को, दूसरे का डॉर्फ से ही क्रॉस कर दिया। तो हमने ये देखा कि लंबे और लंबे के बीच में जब हम क्रॉस करते हैं, लंबे और लंबे के बीच में जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें बौना मिल जाता है, लेकिन जब बौने और बौने के बीच में क्रॉस कर रहे हैं तो सिर्फ बौना ही मिल रहा है। क्यों ऐसा? बौने और बौने के बीच में हमने क्रॉस किया तो सिर्फ बौना ही मिला। तो मेंडल ने F2 पौधे में स्वयं को परागित किया और पाया कि F3 और F3 पीढ़ी में बौने पौधे ने केवल बौने ही पौधे बनाए। क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे उसने निकाला कि बौने पौधों का जीनोटाइप समयुग्मजी होमोजाइगस कैपिटल टी था। उन्होंने ये बात देखा कि ये लोग स्मॉल टी वाले थे जो आपस में मिलकर केवल और केवल स्मॉल टी ही बना सकते हैं। तो ये कहा जाता है होमोजाइगस, इन्हें कहा जाता है होमोजाइगस। और कैपिटल टी है तो हम इसे कहते हैं अप्रभावी वाले। तो इस वजह से भाई साहब ये सब के सब जो है ना बौने ही पैदा हुए। तो एक का तो हमें पता चल गया, एक का हमें पता चल गया 4 में से कि एक तो भाई स्मॉल टी वाला था। अब 3 जो लंबे दिखाई दे रहे हैं उस लंबे के पीछे क्या रीजन है? अब वो लंबे जो दिखाई दे रहे हैं उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने इन चारों में से कैसे पहचानेंगे? हम जो ये 4 क्रॉस किए हैं इनमें से कैसे क्रॉस करेंगे कि ये तीनों में 3 के 3 लंबे हैं, कि कौन सा वाला कैपिटल टी है, कौन सा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी है? पहचान पाएंगे क्या? नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो मेंडल साहब ने क्या किया कि F2 पीढ़ी का आपस में ही क्रॉस करा के F3 और F4 पीढ़ी में देखा कि जब बौने का बौने से क्रॉस कराएंगे तो सबके सब बौने मिल रहे हैं, मतलब एक काम क्लियर हो गया कि वो स्मॉल टी वाला है। लेकिन जो लंबे पौधा पैदा हुए लंबे वाले, तो एक तो कैपिटल टी की वजह से हो सकते हैं और या तो कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से होते हैं, दोनों की वजह से लंबे होंगे ना ये सब। तो ये जो लंबे हैं किसकी वजह से आए, इसको पता लगाने के लिए अब वो नया प्रकार का क्रॉस करेंगे जिसे कहते हैं बैक क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नया एक्सपेरिमेंट और ऐड होता जाएगा, धीरे धीरे हम लोग उसको और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ का पोर्शन जो है हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, ये टॉपिक हमने आगे देखेंगे। नियम कानून तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है कि उन्होंने किया क्या। अब अगला एक्सपेरिमेंट हमारे पास में आता है कि अभी तक हमने क्रॉस कौन सा किया था बेटा? सेल्फ क्रॉस। अब हमें परीक्षण करने के लिए, पता लगाने के लिए 2 नए प्रकार के क्रॉस करने पड़ेंगे। एक का नाम होगा बैक क्रॉस और एक का नाम होगा टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस ही हमें सब कुछ बताएगा। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता क्या है? अगर सेम जनरेशन में क्रॉस कर दिए, मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो होता है फीलियल वन है,
सेम जनरेशन में क्रॉस कर दिए कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में, ये सेल्फ क्रॉस होता है। बट इसका अगर पेरेंट के साथ, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर कि जैसे मान लो हमने ये प्रथम पीढ़ी प्राप्त आपस में क्रॉस कर दिया तो सेल्फ क्रॉस है। अब इसका अगर मैं पेरेंट से इन दोनों में से किसी एक से क्रॉस कर दूं तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। क्या क्रॉस कहलाता है? बैक क्रॉस। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि अगर हम लोग यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है और इसका पेरेंट के साथ, पेरेंट अब कौन हो सकता है? या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, इसके साथ में अगर क्रॉस कर दूं तो ये क्रॉस कहलाता है बेटा, याद रखना, बैक क्रॉस। कौन सा क्रॉस कहलाता है? बैक क्रॉस। अब इस बैक क्रॉस में एक बार क्या होता है, एक और क्रॉस होता है, इसे अपन कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अभी सिर्फ नाम याद रखो, बाद में डिटेल पढ़ेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए प्रथम पीढ़ी है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम लोग क्रॉस कर दें रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। किसके साथ बेटा? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दें तो हम इसे कहेंगे टेस्ट क्रॉस। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका महत्व तो थोड़ी देर में हम समझ ही जाएंगे, लेकिन इसका नाम जरूर याद रखिएगा कि अगर हम परीक्षार्थ संकरण कर रहे हैं तो हमने क्रॉस किसके किसके बीच में किया? हमने क्रॉस किया है कैपिटल टी स्मॉल टी और रिसेसिव पेरेंट के बीच में, मतलब प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, कोई भी पीढ़ी, लेकिन पेरेंट्स हमेशा रिसेसिव होना चाहिए। प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहां पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है, परीक्षार्थ जीव का अप्रभावी पौधे के साथ संकरण किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षार्थ संकरण का उपयोग ये है कि किसी का जीनोटाइप निकालना हो। मान लो कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये पता करना है तो हमने परीक्षार्थ संकरण कर दिया। कैसे पता लगाएंगे ये बात का विषय है, लेकिन याद रखना कि जिसका भी हमें जीनोटाइप पता करना है उसका अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देंगे तो वो कहलाता है हमारा टेस्ट क्रॉस। अब देखते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। देख लो यहां पर ये हाइब्रिड है, इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कर दिए, ये ही हमारा टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब तो समझ ही गए होंगे यहां पर कि मान लेते हैं F1 जनरेशन, अब कोई भी पेरेंट, दोनों में कोई भी पेरेंट्स होगा तो वो बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस हो गया, मान लो F1 जनरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट्स ही रहने चाहिए, रिसेसिव पेरेंट्स ही रहने चाहिए, तो हम उसे कहेंगे टेस्ट क्रॉस। अब हो सकता है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि तीन तीन लंबे हैं, में हो सकता है कि मेरा जीन कैपिटल टी हो और हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों टॉल दिखाई देते हैं। मुझे दिखाई तो सिर्फ टॉल ही देगा ना, जीन को मैं माइक्रोस्कोप से तो देख नहीं पा रहा हूं अभी यहां पर, मेंडल साहब के अनुसार देख तो पा नहीं रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मुझे पता लगाना है कि जो टॉल हैं तीन, उनमें से कैपिटल टी वाले कितने हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, क्योंकि दिखाई तो दोनों टॉल ही देंगे। फिजिकल अपीयरेंस दोनों का सेम है लेकिन जेनेटिकल अपीयरेंस अलग अलग है, दोनों का क्रॉस कर दो। यहां क्रॉस किए स्मॉल टी से, तभी तो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। इसका भी क्रॉस मैंने कर दिया स्मॉल टी से, ये भी टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। दोनों में हमने देखा कि अगर इसको अलग करें तो कैपिटल टी और इसे अलग करते हैं तो स्मॉल टी। क्रॉस कर दो आपस में बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस किए कैपिटल टी स्मॉल टी और इन दोनों को क्रॉस किए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर सवाल आता है कि यदि वो जो लॉन्ग है वो होमोजाइगस, क्या बेटा यहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों के दोनों सेम जीन है कैपिटल टी, तो यहां पर चारों के चारों आपको दिखाई देंगे टॉल, सब सेम दिखाई दे, टॉल सबके सब टॉल दिखाई दे, 4:0 का अनुपात यदि आपको मिले फिनोटाइप का, अगर आपको अनुपात दिखाई दे 4:0 का, मतलब समझ लेना कि जो टॉल था, वो जिसका हमें जीन पता करना था, वो कैपिटल टी वाला है। ठीक है, फिर दूसरा क्रॉस हुआ, अगेन यहां पर आइए, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट आएगा तो दोनों के जीन अलग कर दिए, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दूसरा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ में, फिर इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ में, तो दोनों में से दो चांसेस है बच्चा मेरे पास में, पहला चांस तो ये था और दूसरा चांस ये था, क्या दिखाई दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों दिखाई देंगे टॉल और ये स्मॉल टी कैसे दिखाई देंगे डॉर्फ, मतलब इनका अनुपात आएगा 2:2 या शॉर्ट में कहें तो 1:1। तो मेरे पास में जब जेनेटिकल अपीयरेंस देख रहे हैं कि मेरे पास में जो दूसरी पीढ़ी में टॉल पैदा हुए वो दो तरीके से पैदा हुए,
एक तो कैपिटल टी की वजह से या तो कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट है और कैपिटल टी स्मॉल टी है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब इन दोनों में से मुझे पता लगाना था, तो दोनों का मैंने जो भी होगा, या तो ये रिजल्ट मिला, अगर 4:1 रिजल्ट मिला तो बेटा मेरे पास ये जीन है, और अगर 2:2 यानी 1:1 आंसर मिलता है तो मेरे पास आंसर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। यही है हमारा बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ये वही डायग्राम को अपने हिसाब से क्लियर करना चाहता है। मैंने लंबाई चौड़ाई पे बताया है, ये वायलेट और सफेद पे बता रहा है। आपको सभी जानते हैं वो जो पुष्प होता है वो वायलेट होता है प्रभावी, और अप्रभावी क्या होता है? अप्रभावी होता है सफेद। तो हमने क्या क्रॉस किया कि मेरे पास में एक बैगनी पुष्प दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बैगनी पुष्प। ये बैगनी जो है वो कैपिटल W और कैपिटल W की वजह से है कि कैपिटल W और स्मॉल w की वजह से? ये सवाल है मेरा, ये सवाल है मेरा। तो मैंने दोनों मान लिया कि कैपिटल W है और कैपिटल W स्मॉल w, दोनों मान लेते हैं, दोनों क्रॉस करवा दिए। तो दोनों का मैंने रिसेसिव पेरेंट समयुग्मजी अप्रभावी से हमने क्रॉस करा दिया। रिसेसिव पेरेंट से हमने क्रॉस कर दिया, और जैसे ही मैंने इसे रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया तो आंसर क्या है? रिसेसिव पेरेंट्स का स्मॉल w और कैपिटल W। सबके पास में कैपिटल W स्मॉल w, इसका क्रॉस किए इसके साथ में पहला क्रॉस, फिर इसका और इसका क्रॉस किए कैपिटल W स्मॉल w, इसका क्रॉस किए कैपिटल W स्मॉल w, इसका क्रॉस किए कैपिटल D स्मॉल w। तो सबके सब कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w बने, सारे पुष्प बैगनी बने। अगर सारे बैगनी मिले तो मतलब समयुग्मजी प्रभावी है। समयुग्मजी प्रभावी का मतलब होता है होमोजाइगस डोमिनेंट। ये बताना चाहता है कि दोनों कैपिटल W स्मॉल w है यदि रेशियो 4:0 मिले, और अगर कैपिटल W स्मॉल w है तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W मिलकर कैपिटल W स्मॉल w बन गया। कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w। क्रॉस करके आप देख सकते हैं जीन आपके सामने है, इसमें से दो बैगनी मिलेंगे, आधे बैगनी और आधे श्वेत। आधे बैगनी आधे श्वेत मिले मतलब जाना पुष्प जो होता है वो विषम युग्मजी है। ये हेट्रोजाइगस है बेटा, यहां पर ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ये केस हेट्रोजाइगस वाले केस में रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा कि ये परीक्षार्थ संकरण है, टॉपिक आपसे बनना चाहिए। परीक्षार्थ संकरण ऐसे जीन का क्रॉस करवाता है जिसका हमें पता लगाना है कि दिख तो ये लंबा रहा है, लेकिन लंबे दिखने की भी प्रायोरिटी दो है, या तो कैपिटल टी की वजह से लंबा दिखाई देगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। बैगनी दिखाई दे रहा है तो दो तरीके हो सकते हैं, कैपिटल W या तो कैपिटल W स्मॉल w। दोनों में से क्या है हम परीक्षार्थ संकरण के द्वारा पता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई। कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो आज हमने नियम पढ़े हैं इसके ऊपर में जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिटेल करेंगे कि वो आगे कैसे काम करेगा, उस पे कौन कौन से नियम लगेंगे, उन नियम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा। आज हम लोगों ने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया होगा, और नहीं होगा तो क्रॉसिंग कराने के लिए बनाइएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा वो टेस्ट क्रॉस पढ़ा, बैक क्रॉस पढ़ा, सेल्फ क्रॉस पढ़ा, उसके अनुपात को निकाला, और ये सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी रहनी चाहिए। बहुत जरूरी पार्ट है, जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे उतना बेहतर आपके लिए ये होगा। आइए कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। ये सवाल आप लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अभी अपने आप दिमाग का उपयोग करिए और इसको बताइए। नेक्स्ट क्लास में इसे पूरी तरह से डिटेल करेंगे यहां पर, ठीक है। मेंडल का प्रथम नियम इनमें से था, इनमें से कौन सा नियम था मेंडल का प्रथम नियम, ठीक है। क्या प्रभाविता का नियम, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या सह प्रभाविता का नियम, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसे पूरी तरह से डिटेल कर दिया जाएगा, बाकी नियम भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाकर A B C D या सही जवाब देने की कोशिश करें, विच वन इज द राइट